हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मनी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मनी का जो हमने महत्व पर बात की आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उसके बाद हमने मनी के दोषों के बारे में चर्चा शुरू की थी। तो दोषों में जो मैंने सबसे पहली बात आपसे कही थी कि मुद्रा का जो मूल्य है वो अस्थिर रहता है। अस्थिर का अर्थ ये है कि कोई चीज़ जो पहले 10 रुपये में आती थी आज 50 रुपये में आती है। तो ये जो स्थिति है इसका, जैसे मैंने आपको बताया, 1960 की तुलना में 46 गुने वृद्धि हो गई है प्राइसेस में, है ना। तो ये जो है ये प्रॉब्लम मनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुद्रास्फीति के कारण जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है या वस्तुओं के कीमतें बढ़ने लगती हैं, उसको नियंत्रण करना, और ये बहुत एक मेजर इशू हो जाता है किसी भी मौद्रिक नीतिकारों के सामने। दूसरा इसका दोष है कि इस उतार चढ़ाव की वजह से ये मुद्रा व्यापार चक्रों को जन्म दे देती है। ठीक है, व्यापार चक्र यानी कि तेज़ी मंदी, फिर स्थिरता, फिर तेज़ी मंदी स्थिरता। ये जो स्थिति है, ये व्यापार चक्र जो हैं वो व्यापार और ऑन द होल इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करते हैं, और इससे अर्थव्यवस्था में संकुचन होता है, विस्तार होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, घटती है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को बहुत भयंकर तरह से अफेक्ट करती है और लोगों को भी, है ना। फिर चूँकि हमने आपको बताया था कि मुद्रा मूल्य का संग्रह है ना। मैंने आपको बताया था कि गायें हैं आपके पास, या गेहूँ हैं, या बकरियां हैं, या और भी कोई इस तरह की काइंड में चीज़ें हैं वस्तु के रूप में, तो उसका संग्रह नहीं हो सकता। लेकिन मुद्रा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके रूप में संग्रह किया जा सकता है। लेकिन वहीं से दोष भी प्रारंभ हो जाता है। दोष ये प्रारंभ हो जाता है कि मुद्रा व पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता है। मुद्रा कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। जैसे अभी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस तरह की बातें इकोनॉमी में चल रही हैं कि, और अखबारों में भी आप पढ़ते हैं कि अंबानी और अडानी के पास मुद्रा का पूंजीकरण या मोनोपोली ट्रेड्स प्रैक्टिसेस की तरफ उनके बिजनेस जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूंजी जो है वो वित्त पूंजीवाद का उदय हो जाता है इससे, यानी चंद पूंजीपतियों का नियंत्रण सारे स्रोतों पर हो जाता है, और देशवासी जो हैं दूसरे देश में भी मुद्रा भेजना शुरू कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं जिसको। तो भी जिस देश से मुद्रा बाहर जा रही है उस देश को समस्या हो सकती है। फिर विदेशी बैंकों में काफ़ी धनराशि जमा कर सकते हैं लोग। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं मुद्रा के केंद्रीकरण की, मुद्रा की वजह से आ सकती हैं। फिर विभिन्न देशों के बीच जो भ्रमणशील रहती है मुद्रा, उसकी वजह से भी समस्या आती है। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो समस्याएं हुई हैं वो ये हुई हैं कि सारी इकोनॉमीज़ ओपन है ना, और सारी इकोनॉमीज़ ओपन हैं तो सभी देशों में पैसा लगा सकते हैं। जो सेक्टर्स ओपन हैं उनमें पैसा लगाया जा सकता है। तो पैसा जो आता है वो दो तरह से आता है किसी देश में। एक तो संस्थागत निवेश आता है और एक डायरेक्ट निवेश आता है ना, जिसको FII और FDI, आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में कि FDI खोल दिया है 100%, बीजेपी सरकार ने 100% FDI खोल दिया है। लगभग सभी से क्षेत्रों में, है ना। आर्म्स एंड एम्यूनिशन में भी, अस्त्र शस्त्र में भी निजीकरण किया गया है। तो ये जो स्थिति है ये क्या प्रॉब्लम करती है कि इसमें ये समस्या होती है कि बाहर से पैसा आया तो निकल भी जल्दी जाता है ना। तो जो FDI है उसमें से तो पैसा तेज़ी से निकल नहीं सकता, क्योंकि FDI में क्या होता है कि बाहर से जो पैसा आया उसके वो फैक्ट्रियों में लगता है, समझे, उत्पादन में लगता है डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए एक निवेशक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो क्या करती है कि ऐसा कर सकती है, जैसे मान लीजिए आप कोका कोला है ना। कोका कोला इंडिया में आए और फैक्ट्री लगाए
और उस फैक्ट्री से उत्पादन करे। तो अगर देश में सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुद्रास्फीति आ गई है या कुछ भी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स हैं, तो एकदम से फैक्ट्री को हटाना, ख़त्म करना, लेके पैसे जाना आसान नहीं होता है। तो कोशिश वो ये करती हैं फर्म्स कि यहीं रहकर कुछ ऐसी नीति बनाई जाए कि उत्पादन बिके, ठीक है। तो वो पैसा एकदम से निकल नहीं सकता एफडीआई का। अब दूसरी तरह से पैसा आता है, वो एफआईआई है ना, जिसको आप देखिए इसमें भी लिख रहा है विदेशी संस्थागत निवेश, है ना, एफआईआई से। अब एफआईआई क्या है? एफआईआई में बहुत सारी समस्याएं हैं। एफआईआई का मतलब है कि यहाँ जितनी भी फर्म्स हैं उनमें पैसा शेयर्स के रूप में लगाया जाता है, कि शेयर्स खरीदे जाते हैं। ये पैसा किसी भी समय निकल सकता है, इसी वजह से समस्या आ जाती है। ये पैसा जब अचानक से निकल जाए, दूसरे देश में चला जाए, तो सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार सुरक्षा की तलाश में भी मुद्रा भ्रमणशील मुद्रा का रूप ग्रहण कर लेती है, तो ये पैसा एकदम से निकल सकता है। तो ये मुद्रा के जो दोष हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हम डिफरेंट देखिए 3 तरह की व्यवस्थाओं की बात हम करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए हम कह सकते हैं भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी जो मुद्रा है उसका क्या महत्व है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रायः कौन होती है? इसमें व्यक्तिगत अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर, यानी निजीकरण होता है सारा। सरकार सिर्फ सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर उन सब का काम करती है। तो पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में बहुत अच्छा सा आवंटन हो जाता है, इन द सेंस कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसा लगता है ना। फिर दूसरा, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है, यानी जो उपभोक्ता है वही कहते हैं कंज्यूमर इज़ द किंग, वो डिसाइड करता है, जो वो ख़रीदता है वही वो बिकता है। तो इस तरह से साधन पूंजीवाद में वहीं जाते हैं जहाँ लाभ और बिक्री होती है। पूंजी निर्माण में मुद्रा के कारण सहयोग मिलता है ना, जैसे प्लांट पूंजी निर्माण यानी और अधिक उत्पादन के लिए निवेश जो किया जाता है उसको अपन पूंजी निर्माण, निवेश, विनियोग, ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्लांट है, मशीनरी है, फैक्ट्रियाँ हैं, उनका उत्तरोत्तर विकास होता है क्योंकि निजी क्षेत्रों में हाथ होता है, तो निजी क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहते हैं। फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था सिद्धांत मुद्रा विरोधी होती है, क्योंकि वो ये देखती है कि श्रमिकों का शोषण, सब मूल्य के संग्रह, इन सब की वजह से होता है। फिर भी मूल्य के मापक के रूप में तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। और विभिन्न प्रकार के निवेश की परियोजनाओं में से चयन करके लागत लाभ की गणना में मुद्रा का उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मुद्रा का उपयोग होता है। टेक्नोलॉजी, व्यापार, निवेश, इन सब में मुद्रा का उपयोग होता है। फिर बाजार अर्थतंत्र या पूंजीवाद की तरह यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी उदारीकरण के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, बाजारीकरण किया गया है, तो वहाँ मुद्रा का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है। चीन में भी मुद्रा जो है युआन बहुत सुदृढ़ हुई आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, और उनकी सारी की सारी इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के बाद ही इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है ना। चाइना का जो है लगभग बीच में जब शुरू से उन्होंने 70s के लेट 70s में उन्होंने प्रारंभ किया, और उस समय अर्थव्यवस्था उनकी भी ऐसी ही थी जैसे भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। लेकिन उन्होंने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, हमने 91 में शुरू किया, उन्होंने लेट 70s में ही शुरू कर दिया था। तो उनकी अर्थव्यवस्था 20% पर भी ग्रो हुई है ना, और उसी का परिणाम है कि आज चाइना इतना बड़ा सुपर पावर बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अर्थव्यवस्था को, साम्यवादी होते हुए भी अर्थव्यवस्था को खोला। अब नियोजित जो अर्थव्यवस्था होती है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, उसमें मुद्रा के जो कार्य हैं वो ऑफकोर्स प्राथमिक, सहायक और आकस्मिक तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साधन जुटाने के लिए सरकार कर, बचत, उधार, घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेती है, उसमें मुद्रा का उपयोग होता है।
फिर विदेशी मुद्रा के कोषों का आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। 1991 में भारत के पास लगभग $1 अरब थे। बस इतना ही बचा था कि एक हफ्ते का हम आयात जो कर रहे हैं उसका पेमेंट कर सकें, लेकिन उस समय फिर अर्थव्यवस्था को खोला गया और 2012 में $286 अरब तक हमारा विदेशी मुद्रा है हमारी पहुंच गई। तो ये भी मुद्रा के रूप में ही सारा काम हो रहा है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत पैसा FII जिसकी बात की, वो भी मुद्रा के रूप में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के शेयर बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा रही है। सारा आप देख रहे हैं, सारा सभी कुछ बेचा जा रहा है, तो वो भी बेच करके मुद्रा ही ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, निवेश है, पूंजी है, वो सब मुद्रा के रूप में होती है। और भारत सरकार प्रतिवर्ष बाजार से काफ़ी मात्रा में उधार लेती है, यानी कि शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इत्यादि के रूप में, वो भी मुद्रा के रूप में आता है। देश में मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये मुद्रा के विभिन्न महत्व हैं जो कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ इसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।